आपको पता है हम में से रोजाना कौन ग्रो कर रहा होगा? जो ईमानदारी से रोजाना किसी न किसी समरी को सुन रहा होगा, जिसने अपनी लर्निंग की प्रोसेस कंटिन्यू रखी होगी। और जानते हैं क्यों रोज अच्छी बातों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह एक सच हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे चारों तरफ, बल्कि पूरी दुनिया में नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा हैं जो हमें अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना कि एक पॉजिटिव थॉट 1000 नेगेटिव थॉट्स पर भारी पड़ता है। इसी तरह से जब एक पॉजिटिव बात, एक पॉजिटिव थॉट हमारे दिल को लग जाता है, हमारे जहन में घुस जाता है, तो हम उस नेगेटिविटी को हरा पाते हैं। और न जाने कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी अच्छी सुनी या पढ़ी बात मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए, उसे एम्पावर करने के लिए हमें अच्छी बुक्स, अच्छी समरीज पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट भले ही वही हो जिसके बारे में हम पहले भी सीखते आ रहे हों, लेकिन कई बार किसी टीचर का मेथड या तरीका या कोई बात हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। कुछ ऐसा ही आप फील करने वाले हैं आज की समरी को सुन के, क्योंकि आज की समरी में ये फाइनेंशियल होलनेस को पाने के लिए जो मेथड और जो तरीके, जिस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, वो इतने इजी हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ, हम इन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही फील करेंगे। तो आज की बुक समरी है गेट गुड विद मनी, 10 सिंपल स्टेप्स टू बिकमिंग फाइनेंशियली होल, जिसे लिखा है टिफनी अलीचे ने। टिफनी अलीचे, जिन्हें द बजट निष्ठा के नाम से भी जाना जाता है, वो एक टीचर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने दुनिया भर में लाखों औरतों को फाइनेंस और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सिखाकर उनकी ज़िंदगी बदल दी है। टिफनी ऑनलाइन स्कूल लिबरेटर एकेडमी की को फाउंडर है और ब्राउन एम्बिशन पॉडकास्ट की को होस्ट भी है। और मैं हूं संदीप साहनी और समरी फॉर यू पर आपका स्वागत करता हूं। आज की ये समरी आपको सिखाएगी कि बजट कैसे बनाना है, बचत कैसे करनी है, कर्जों से बाहर कैसे निकलना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और भी ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं। ये समरी आपको फाइनेंशियल होलनेस की तरफ ज़िंदगी बदल देने वाले सफ़र पर ले जाएगी। यकीन मानिए, आप भी अमीर बन सकते हैं। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक कंफर्टेबल ज़िंदगी बना सकते हैं। और ये सब हमें आज की समरी में सुनने और सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की बुक समरी गेट गुड विद मनी। क्या आपको अपने पैसे को संभालने में परेशानी हो रही है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल सक्सेस कैसे पा सकते हैं? यह समरी आपको पैसे से जुड़े फैसले लेने में गाइड करेगी और आपको ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जाएगी। अपने पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम को गुड बाय कह दें, क्योंकि समरी में इससे जुड़ी हर दिक्कत के बारे में बताया गया है। इसमें ऑर्थर टिफनी अलीचे ने कम सैलरी से शुरुआत करके अपना एक एम्पायर बनाने के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने बजट बनाने और सेविंग करने की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। फिर उन्होंने सक्सेस पाने के लिए इस नॉलेज का इस्तेमाल किया। 2007 में टिफनी ने बहुत गलत फैसला ले लिया था। उन्होंने एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया था जिसने वादा किया था कि वो उन्हें अमीर बना देगा, लेकिन आखिर में उसने उन्हें कर्जे में डुबो दिया। उसके बाद से टिफनी ने बहुत मेहनत की और उनके ऊपर जितना भी कर्ज था सब चुका दिया। बेहतर फैसले लेने में मदद करने के लिए टिफनी ने पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ा। फिर उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होने की इम्पोर्टेंट का एहसास हुआ। अब वो इस नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करना चाहती है। ये बुक उनके लिए एक जरिया बना जिससे वह सभी लोगों तक पहुंचाना चाहती है और ये समझने में उनकी मदद करना चाहती है कि कैसे काम करता है। ये समरी फाइनेंशियली पूरे होने और सक्सेसफुल बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताती है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के आर्ट को मास्टर करें और फालतू की चीज़ों पर पैसे बर्बाद करना बंद करें। इस समरी से सीखें कि किसी भी बुरे हालात से बाहर कैसे निकलना है, भले ही वो ऐसे हालात क्यों ना हो जिनके बारे में आपने सोच लिया हो कि आप उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जानिए खर्चे करने की वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें हटाना है और कौन सी स्किल है जिस पर फोकस करना है।
फाइनेंशियल होलनेस यानी कि फाइनेंशियल तौर पर मजबूत या हेल्दी होना बुरे हालातों में आपके कंपास की तरह काम करेगा। ये पैसे के बारे में आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। अपने मन की अमीरी की कदर करना सीखें और एक फाइनेंशियली हेल्दी माइंडसेट बनाएं। इस बात को समझें कि आपको अपने आसपास किस तरीके के लोगों को रखना है और अपनी मनी टीम में किसे शामिल करना है। तो कहिए, क्या आप फाइनेंशियली मजबूत बनने की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? अपने फाइनेंशियल सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जानने के लिए आइए हमारे साथ समरी के आखिर तक बने रहे इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। इस पहले चैप्टर से गेट टू नो द फाइनेंशियल होलनेस। कई लोगों का यह मानना होता है कि एक सक्सेसफुल जिंदगी के लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना ही सिर्फ इकलौती ज़रूरत है। हालांकि अपने कमाए हुए पैसे को बैंक में बनाए रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अपने पैसों का इस्तेमाल समझदारी से कैसे करना है। फाइनेंशियल होलनेस ये जानने के बारे में है कि पैसे कैसे कमाना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसे कैसे बचाना है। इसका सही मतलब समझने से आपको अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करने में मदद मिलेगी। पैसों से जुड़े डर से बचना नामुमकिन होता है। सभी लोगों को अपने पैसे खो जाने का डर होता है। लोग या तो इसे एक बार में ही पूरा खर्च कर देते हैं या फिर बिल्कुल भी खर्च नहीं करते। कुछ लोग अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं और अच्छा महसूस करने को ज़्यादा अहमियत देते हैं। उन्हें वो सब कुछ चाहिए होता है जो वो चाहते हैं और जब भी चाहते हैं तब। लेकिन ये माइंडसेट कुछ देर की संतुष्टि के लिए ठीक है, क्योंकि आगे चलकर फ्यूचर में इस वजह से या तो आपका दिवाला निकल जाएगा या ये आपके दिवालिया होने का कारण बनेगा। और वहीं कुछ लोग अपने पैसों को थोड़ा भी खर्च करने से बचते हैं। अक्सर वो खुश या संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि पैसे को कैसे कमाना है और कैसे बचाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पैसों को खर्च कैसे करना चाहिए। अपने पैसों को कैसे खर्च करना है, ये पता होना फाइनेंशियल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पैसा एक रिसोर्स है जिसके इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। कोविड-19 महामारी ने पूरी फाइनेंशियल दुनिया को उसकी जड़ से हिला कर रख दिया। इसमें कई लोग कंगाल हो गए तो कईयों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी को हॉस्पिटल के बिल और दवाइयों का खर्चा उठाने में लगा दिया। इस समय के दौरान पैसों को लेकर डर और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। कई लोग ये सोच रहे थे कि वो जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं। पैसों की तंगी और जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी ने सभी लोगों के लिए अपना खर्च उठाना मुश्किल बना दिया था। सभी के पास भरने के लिए अनगिनत बिल थे, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं थे। फाइनेंशियल होलनेस पा लेने से आपको पैसों से जुड़े डर से बाहर निकलने में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने में मदद मिलेगी। आपको ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि अपने पैसों को मैनेज कैसे करना है। कई लोगों का मानना है कि फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब है कि आप अभी जितना कमा रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा कमाना। असल में इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल हेल्थ अचीव कर लेना। मगर असल में इसका मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्थ अचीव कर लेना और ये पता होना कि अपने पैसों के साथ क्या करना है। आगे के चैप्टर में आपको फाइनेंशियल होलनेस पाने के इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बारे में बताया जाएगा। ये समरी फाइनेंशियल होलनेस पाने की एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर स्टेज के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। अभी के लिए चलिए फाइनेंशियल होलनेस के मतलब को समझते हैं। अपने माइंड सेट को बदले बिना आप फाइनेंशियल होलनेस नहीं पा सकते। गलत एटीट्यूड आपको और भी ज़्यादा गरीब बना देगा, वहीं अमीरी वाला माइंडसेट आपको और भी ज़्यादा अमीर बनाएगा। गलती करने से बच पाना मुमकिन नहीं है, मगर आपको बस इतना करना होगा कि आप उन गलतियों को मान लें और उनसे सीखें। जो हुआ उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने में कोई तुक नहीं है। सही माइंडसेट बनाने के लिए यहाँ 6 स्टेप बताए गए हैं। पहला, पता करें कि आप पैसों को कैसे देखते हैं। आपका नज़रिया आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से आता है। जो लोग ऐसे एडल्ट्स के साथ बड़े हुए हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो लोग ज़्यादा सेविंग यानी कि बचत करते हैं। वहीं जिनके पेरेंट्स ऐसे रहे हैं जो हमेशा बचत करते आए हो, वो लोग बड़े होकर बहुत खर्चीले हो जाते हैं।
दूसरा स्टेप है अपने फाइनेंशियल आवाज़ को पहचानना। ये वो कैरेक्टर होता है जिसे आप अपने फाइनेंशियल जर्नी के आखिर में देखना चाहते हैं। जैसे कि आपने इम्प्रूव्ड वर्जन को ही इमेजिन कीजिए, यानी ऐसा इंसान जो पैसों को संभालने में अच्छा हो। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं ये पता होने से आपको उस कैरेक्टर के लिए फैसले लेने में मदद मिलेगी। तीसरा, उन चीज़ों को पहचानें जिनके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। अपने फाइनेंशियल सपने के लिए काम करते वक्त आपको आसानी से स्ट्रेस होने लगता है और आप मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं। कुछ चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होने का समय निकालें, भले ही वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। ऐसा करने से आप जब फ्यूचर में और चैलेंजेस का सामना करेंगे तो आपको मोटिवेटेड रहने में और उम्मीद बनाए रखने में मदद मिलेगी। चौथा स्टेप है ये याद रखना कि पैसों के अलावा भी खुशी होती है। हो सकता है कि पैसों से ज़िंदगी पहले से थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन ये संतुष्टि मिलने की गारंटी नहीं देता है। फाइनेंशियल होलनेस का मतलब होता है अपने फाइनेंशियल सक्सेस के लिए काम करते हुए हमेशा खुश रहना। जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। फाइनेंशियली हेल्दी बनाने के लिए आपको मामूली चीज़ों को भी एंजॉय करना होगा। पांचवा, आप किसके साथ समय बिताते हैं इस बात पर ध्यान दें। पॉजिटिव और सपोर्टिव दोस्त आपके सफ़र में आपकी मदद कर सकते हैं। नेगेटिव लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे और हमेशा पीछे खींचेंगे। आपको अपने आसपास अच्छे लोगों को रखना चाहिए। वो आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आपको हर किसी को खुश रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन लोगों को अपने पास रखें जो आपको बेहतर फील कराते हैं और अपने में पूरा होने का एहसास करवाते हैं। आखिर में याद रखें कि आपको जो भी चाहिए वो पहले से आपके अंदर है। जब आप अपने माइंड को किसी चीज़ के लिए सेट कर लेते हैं तो आप चीज़ों को मुमकिन बना पाते हैं। हर किसी ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की होती है। आपको बस खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है बजट बिल्डिंग। फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत एक सही बजट से होती है। बजट कैसे बनाना है ये जाने बिना कोई भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बनता है। बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो आपको बताता है कि आप अपने पैसों को कहाँ खर्च कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए कितनी बचत कर सकते हैं। वे आपके सभी खर्चों और एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले एक टू डू लिस्ट जैसा होता है। फाइनेंशियल होलनेस के लिए जिम्मेदारी के साथ एक बजट बनाना जरूरी होता है। इसे आप देख पाएंगे कि किन एक्टिविटीज़ पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं और किन पर आपको खर्च नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपने बजट के अंदर रहेंगे तब तक आप बिना किसी चिंता के आराम से जी सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ तभी आती है जब आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से आगे निकलकर जीने लगते हैं। अपने बजट को जितना ज़्यादा हो सके उतना सटीक बनाने की कोशिश करें। अपने खर्चों के अमाउंट का अंदाज़ा लगाने से बचें और इसे अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से बनाएं। जिस बजट की आपको उम्मीद है और जो आपका असली बजट है वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। जितना हो सके अपने असली बजट के नज़दीक रहकर खर्च करने की कोशिश करें। परफेक्ट बजट बनाने के लिए 8 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी इनकम का बजट बनाने का कोई एक तरीका नहीं है। आपको ऐसा बजट बनाना चाहिए जो आपके जीने के तरीके के हिसाब से हो। पहले के 4 स्टेप्स आपको यह पहचानने में मदद करेंगे कि आपको किस तरह के बजट की ज़रूरत है। वहीं आखिरी 4 स्टेप्स आपको सिखाएंगे कि उन्हें मैनेज कैसे करना है। इस प्रोसेस को ऐसे समझें कि जैसे आपको पता है कि हर महीने आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। चलिए बजट बनाने से जुड़ी पहली चीज़ से शुरुआत करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल इनकम क्या है। हर महीने आपको जो भी पैसे मिलते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं और सबको एक साथ जोड़ दें। इस अमाउंट में टैक्स शामिल नहीं होना चाहिए और जो पैसे आप घर ले जाते हैं ये उसके बराबर होना चाहिए। अब अपने सारे खर्चों की लिस्ट बनाएं। हर खर्चे के लिए अभी एक अमाउंट तय ना करें, बस उन सभी चीज़ों को याद करें जिन पर आपने इस महीने खर्च किए हैं। जितना पॉसिबल हो सके उतनी चीज़ों को याद करने की कोशिश करें जिनके लिए आपने पैसे पे किए हैं। यह स्टेप आपको एहसास करवाएगा कि आपकी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में आपके कितने पैसे जाते हैं, जैसे कि इच्छाओं और ज़रूरतों के लिए।
तीसरा स्टेप है, जिन खर्चों की लिस्ट आपने बनाई है उस हर खर्चे के लिए आप एक अमाउंट लिखें। यह आपको समझने में मदद करेगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। यहाँ आपका गोल ये पता करना है कि आप हर महीने कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप उन पैसों को अपने टोटल इनकम से कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपनी हैसियत से आगे बढ़कर जी रहे हैं या उसके अंदर। अब आप अपने हर महीने के शुरुआती सेविंग्स के लिए हिसाब करना शुरू कर सकते हैं। चौथा स्टेप ये समझना कि आप अपने अभी के लाइफ स्टाइल के साथ कितने पैसे बचा सकते हैं। अपने हर महीने की इनकम में से अपने हर महीने के खर्चों को हटाने के बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं वहीं आपके महीने की शुरुआती सेविंग्स यानी बचत होती है। इसमें नेगेटिव अमाउंट आने का मतलब है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इसलिए आपके लिए अपने लाइफ स्टाइल को बदलना और अगले कुछ स्टेप्स को लगातार फॉलो करते रहना जरूरी है। पांचवा स्टेप फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में है। अपने खर्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें। बिल्स के लिए बी, यूटिलिटी बिल्स के लिए यूबी और कैश के खर्चों के लिए सी। बिल्स का मतलब है स्टूडेंट लोन या दूसरे लोन जिन्हें इंस्टॉलमेंट में भरा जाता है। यूटिलिटी बिल में बिजली और पानी का खर्चा आता है। बी और यूबी पर होने वाले खर्च कम फ्लेक्सिबल होते हैं। कैश के खर्चों को ज़्यादा आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और उसे कम भी किया जा सकता है। बी और यूबी पर ज़्यादा खर्च होने का मतलब है कि आपकी ज़्यादातर इनकम ज़रूरतों और ज़रूरी चीज़ों पर खर्च हो जाती है। यह आपके पैसे खर्च करने की आदत में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने बिल्स और यूटिलिटी बिल्स को भी कम से कम करना होगा। सी पर होने वाले खर्च का ज़्यादा होने का मतलब है कि आपके पैसे ज़रूरतों से ज़्यादा इच्छाओं को पूरे करने में खर्च हो रहे हैं। फिजूल खर्ची को कम करके इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। छठा स्टेप पूरी तरह से आपके खर्चों को कम करने के बारे में है। जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हैं उनकी जगह लेने के लिए दूसरे सब्स्टिट्यूट को ढूंढने की कोशिश करें। यह स्टेप आपको नेगेटिव या ब्रेक इवन सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में जाने में मदद करेगा। ये वो पार्ट है जहां आप कुछ पैसों को बचाना शुरू कर देते हैं। परफेक्ट बजट बनाने के लिए आखिरी स्टेप है अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाना। अपने बैंक में एक ऐसा फीचर सेट करें जो ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग्स को किसी दूसरे फंड में ट्रांसफ़र कर दे। यह इस बात का ध्यान रखता है कि आप लगातार अपनी इनकम के 10% हिस्से को अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए जमा करते रहें। जैसे जैसे आप ज़्यादा कमाने लगेंगे या कम खर्च करने लगेंगे उस हिसाब से आप धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। बजट के इन 8 स्टेप्स को समझने के बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, सेव लाइक अ स्क्विरल। बजट बनाने का प्राइमरी गोल है सेविंग करना। आप अपनी इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने के लिए ही बजट बनाते हैं। फाइनेंशियल होलनेस आपकी सेविंग स्कोप फ्यूचर में और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है। इस प्रोसेस को इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इस बारे में हम आगे और बात करेंगे। आपकी सेविंग्स को आपको फाइनेंशियली सक्सेस की तरफ गाइड करेगी। ये आपकी वर्किंग लाइफ और ड्रीम लाइफ के बीच का ब्रिज है। इसके अलावा अच्छी खासी सेविंग्स होने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी आप शांत रह पाएंगे क्योंकि आपको पता होगा कि इससे बाहर निकलने के लिए आपके पास काफ़ी पैसे हैं। सेविंग करने का प्लान बनाने का 2 मकसद होता है। ये आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान बचाता है और इन्वेस्ट करने में मदद करता है। सेविंग करने के मकसद को समझने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। जो भी चैलेंजेस आपके आगे आते हैं उनका सामना करने के लिए आप इस मोटिवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेविंग करने के लिए 5 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आपको पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेंगे। यह पूरी तरह से आपके माइंडसेट और जो एक्शन आप लेते हैं उससे जुड़ा हुआ है। इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। पहला, आपको सेविंग के बारे में अपने माइंडसेट को बदलना होगा। इसे एक ज़रूरत की तरह ना समझें, इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझें। कई लोग थोड़े से पैसे बचाते हैं और अपने पैसों का ज़्यादातर हिस्सा लग्जरी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। सेविंग आपके लिए एक पॉजिटिव एक्टिविटी होनी चाहिए। इसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने के एक तरीके की तरह समझें।
ये रिसेशन यानी मंदी और इमरजेंसी के समय में आपके लिए फाइनेंशियल कवच की तरह होता है। दूसरा स्टेप पूरी तरह से आपके सेविंग्स के लिए एक गोल बनाने के बारे में है। आपने पिछले चैप्टर में हर महीने शुरुआती सेविंग्स के बारे में जाना। अब समय है कि हम इस पर फोकस करें और इसे बढ़ाकर आपके सेविंग्स गोल तक पहुंचाने के तरीके ढूंढें। जब बात सेविंग की आती है तो आपके पास दो गोल्स होने चाहिए। अपने सपनों के लिए और इमरजेंसी के लिए बचत करें। इमरजेंसी के लिए आपकी सेविंग 3 महीनों के खर्चों के बराबर होनी चाहिए। पिछले चैप्टर में आपने जाना कि आप हर महीने कितने खर्च करते हैं। उस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर आपको आपकी आइडियल इमरजेंसी सेविंग का अमाउंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हर महीने $2400 खर्च होने का मतलब है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड के लिए करीब $7200 की बचत करनी पड़ेगी। आपको इतने पैसे 1 या 2 महीने में ही नहीं मिल सकते। इस गोल तक पहुंचने के लिए जितने समय तक बचत करना होगा उस समय से इसे डिवाइड कर दें। 3 साल का गोल होने का मतलब है कि आपको $7200 को 36 से डिवाइड करना होगा। मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 3 साल में 36 महीने हुए। आपको इस इमरजेंसी सेविंग्स तक पहुंचने के लिए हर महीने $200 की बचत करनी होगी। अपने सपनों के लिए सेविंग करने वाले टाइम के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आपको तय करना होगा कि आप फ्यूचर के लिए कितनी बचत करना चाहते हैं। 3 सालों में $16,200 के गोल तक पहुंचने के लिए हर महीने $450 की बचत करनी होगी। तो आप अपने टारगेट के हिसाब से इस अमाउंट को बदल सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह जानना है कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बचत करनी होगी। तीसरा स्टेप एक नूडल बजट बनाने के बारे में है। आपने पता कर लिया है कि आपको कितनी बचत करनी है। अब समय है अपने बजट में बदलाव करके अपने सपनों को सच करने का। अपने हर महीने के बजट पर वापस जाएं और देखें कैसे कौन से खर्चे हैं जिन्हें आप कम कर सकते हैं। नूडल बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें सिर्फ कम से कम खर्चे शामिल होते हैं। यह लंबे समय के लिए आपका बजट नहीं होता है। यह बस एक ऐसा बजट होता है जिसे आप अपने सेविंग्स के गोल को जंप स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर फिर भी आपके पैसे आपके लिए काफ़ी नहीं है तो पार्ट टाइम काम करने के बारे में सोचें। आप अपने सपनों के लिए करने वाली सेविंग्स में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए की जाने वाली सेविंग्स को बदलना नहीं जाना चाहिए। ये वो मिनिमम अमाउंट है जिसे आपके बुरे दिनों के लिए तैयार रखना चाहिए। नूडल बजट एक ट्रायल होता है जिससे आप पता कर पाएंगे कि हर महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसों की बचत कर सकते हैं। जब मुश्किल समय होता है तब ये आपको एक्स्ट्रा पैसे और सेफ्टी नेट को ढूंढने में मदद करता है। इसे थ्रिफ्टी लिविंग यानी किफ़ायत करने के एक तरीके की तरह समझें। आप अपने खर्चे करने की बुरी आदतों को बदल सकते हैं और साथ ही पैसे भी बचा सकते हैं। चौथा, होश में रहकर खर्च करने वाले इंसान बने। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से कई सवाल पूछें। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत है। जागरूक रहना पैसे बचाने का एक्टिव तरीका है। इससे आपको अपने बजट करने के असरदार तरीके में अप्लाई करने में भी मदद मिलती है। इस बुक की ऑथर टिफ़नी अक्सर बाहर खाना खाया करती थी। वो हमेशा बाहर से खाना लाती थी और कभी भी घर पर खाना नहीं बनाती थी। हालांकि टिफ़नी को एहसास होने लगा था कि उनके ज़्यादातर खर्चे उनके खाने की लाइफस्टाइल की वजह से हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि जो पैसे वो रेस्टोरेंट में खाने पर खर्च करती हैं उन्हें वो अब बचाएंगी, पर इसके बजाय घर पर ही खाना बचाएंगी। टिफ़नी अपने बचाए हुए पैसे को ट्रैवल सेविंग फंड में डाल देती थी। उन्होंने 1 महीने में करीब $1000 के करीब की बचत कर ली थी। साल के आखिर में टिफ़नी के पास अपने ट्रैवल फंड में करीब $12000 थे। अब वो अपने सपनों के जगह पर घूमने जा सकती थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दिया था। 5वां स्टेप है अपने सेविंग अकाउंट को ऑटोमेटिक बनाना। अपने चेकिंग अकाउंट से हर महीने के सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक पेमेंट भेजें। सेविंग के लिए एक अलग अकाउंट रखने से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पाने में मदद मिलेगी। अगर आप अभी भी अपने पैसों को पिगी बैंक में रखते हैं तो एक सेविंग अकाउंट खोलने के बारे में सोचें। इन स्टेप्स को फॉलो करना आपको फाइनेंशियल होलनेस की तरफ एक कदम और नज़दीक ले जाएगा। आपकी सेविंग्स आपके इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम के लिए एक कदम है।
अभी के लिए अपने माइंडसेट और लाइफ स्टाइल को बदलने पर काम करें। यह धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा होगा। नेक्स्ट चैप्टर है डिग आउट ऑफ डेट। डेट यानी कि लोन यानी कि कर्जा एक बोझ की तरह लग सकता है। टिफनी का भी कर्ज से पाला पड़ चुका है। उन्हें भी स्टूडेंट लोन और क्रेडिट कार्ड के लोन को चुकाना पड़ता था, लेकिन इस परेशानी के बावजूद उन्होंने फाइनेंशियल होलनेस पाने का तरीका ढूंढ लिया था। टिफनी ने खुद को कर्ज से बाहर निकालने के लिए 4 स्टेप्स का एक प्लान फॉलो किया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। पहला स्टेप है अपने डेट की एक लिस्ट बनाना। आप पर जितने भी कर्जे हैं उसे एक लिस्ट में रख लें। जिस इंसान, कॉरपोरेशन या एंटिटी के पैसे आपके पास हैं उनके नाम को लिखें और स्पेसिफिक रहें। इस बात पर ध्यान दें कि वह किस तरह का कर्ज है, जैसे स्टूडेंट लोन, मॉर्गेज या कार लोन वगैरह। अगला, इसे चुकाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं। इस स्ट्रेटजी में वो सबसे अच्छे तरीके शामिल होते हैं जिसके जरिए आप पूरे डेट को चुका सकते हैं। आपको जो अमाउंट देना है वो हर डेट के टाइमलाइन के हिसाब से अलग अलग होगा। इसलिए डेट चुकाने की स्ट्रेटजी आपको बताएगी कि आपको कर्जे के इंटरेस्ट का कम से कम अमाउंट देने के लिए कब और कितने पैसे चुकाने होंगे। कर्ज चुकाने की स्ट्रेटजी की शुरुआत सभी ड्यू डेट और इंटरेस्ट रेट को जानने से होती है। इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप प्लान बना सकते हैं। पता करें कि कौन सा डेट अर्जेंट है और किन कर्जों को बाद में चुकाया जा सकता है। ज़्यादा इंटरेस्ट वाले कर्जों को और जिनमें पेमेंट करने में देर होने पर पेनल्टी फीस लगती है उन्हें प्रायोरिटी दें। तीसरा स्टेप है एक पेमेंट प्लान चुनना। इसके लिए आप या तो स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एवलांच मेथड का। स्नोबॉल मेथड का मतलब है कि आप अपने डेट को चुकाने के शुरुआत छोटे डेट से करते हैं और फिर बड़े डेट की तरफ बढ़ जाते हैं। इसे स्नोबॉल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। हर कर्ज को चुकाने के बाद आपको बाकी के कर्ज को चुकाने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस कर्ज को आप चुकाना पूरा कर लेंगे वो एक अचीवमेंट की तरह महसूस होगा। बाद में आप अपने सारे कर्जों को चुकाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। शुरुआत में पहले कुछ कर्जों को चुकाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने लिस्ट के सबसे छोटे कर्जे से शुरुआत की होगी। एवलांच मेथड स्नोबॉल मेथड से बिल्कुल उल्टा होता है। इसकी शुरुआत बड़े लोन पर फोकस करने से होती है और धीरे धीरे छोटे लोन को चुकाने की तरफ बढ़ना होता है। इस मेथड को एवलांच मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बड़ी सक्सेस मिलती है। जब आप बड़े कर्जों को चुकाना पूरा कर देंगे आपको बाकी के कर्जों को चुकाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ऐसा कोई पेमेंट प्लान नहीं है जो सबके लिए बेस्ट होता है। आप दोनों मेथड को ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। कुछ लोग स्नोबॉल मेथड पसंद करते हैं, वहीं दूसरों को एवलांच मेथड पसंद होता है। जरूरी यह है कि आप अपने सभी कर्जों को चुका दें। अपने आप को कर्ज से बाहर निकालने के लिए आपका आखिरी स्टेप है अपने कर्जों के लिए होने वाले पेमेंट को ऑटोमेटिक बनाना। कुछ लोगों को अपने पैसों का इस्तेमाल करना बुरा लगता है, इसलिए ऑटोमेटेड पेमेंट इसके लिए असरदार तरीका है। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लंबे समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा समय और एनर्जी को भी बचाएगा। आप अपने उस समय का इस्तेमाल पैसे कमाने पर फोकस करने के लिए कर सकते हैं। ऑटोमेट किए हुए पेमेंट लेट फीस के रिस्क से बचने में भी मदद करता है। ये आपके और आपको कर्ज देने वाले दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। नेक्स्ट चैप्टर है लर्न टू अर्न। अब समय है यह जानने का कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है। हो सकता है कि आपको एहसास ना हो, लेकिन आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का बेहिसाब पोटेंशियल है। आपको बस इतना सीखना होगा कि अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से कैसे इस्तेमाल करना है। यह चैप्टर आपको इसकी पॉसिबिलिटी को जानने में और इसे हकीकत में बदलने में मदद करेगा। इनकम बढ़ाने में यह जानना शामिल होता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपके स्किल्स ही आपके एसेट होते हैं। यह सक्सेस पाने के लिए आपके रिसोर्सेस हैं। आप जो स्किल डेवलप कर सकते हैं उसके जरिए पैसे कमा सकते हैं। जानिए कि आप किस फील्ड में स्पेशलिस्ट कर सकते हैं
और तब तक उन स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए जब तक आप उसमें पूरी तरह से मास्टर ना बन जाए। इनमें पहला स्टेप है अपने अभी के इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। अगर आप चाहें तो जॉब आपके पास अभी है उससे ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट से बात करने में आपको डर लग सकता है, लेकिन यह भी ठीक है। ये स्टेप खासकर तब असरदार होता है जब आपने कई सालों से अपने जॉब में कई अचीवमेंट्स किए होते हैं। अपने अभी की इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का एक और तरीका है अपने स्किल सेट को बेहतर बनाना। ज़्यादा स्किल वाले लोगों को ज़्यादा सैलरी मिलती है। काम में अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए एडिशनल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ज़्यादातर मैनेजर जब सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचते हैं तब वे सर्टिफिकेट मांगते हैं। दूसरा स्टेप है अपने स्किल्स के बारे में पता करना। यह स्टेप उन लोगों के लिए है जो अपनी इनकम के लिए एक अलग सोर्स ढूंढना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इनकम का सिर्फ एक सोर्स आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। साइड हसल या पार्ट टाइम जॉब ढूंढते वक्त आपको अपने स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपके पास जो एबिलिटीज़ पहले से हैं उन्हें पहचानें। पता करें कि कौन सी एबिलिटी आपको पैसे कमाने में मदद कर सकती है और आपके इंटरेस्ट से मैच करती है। आपके सभी स्किल्स प्रॉफिट देने वाले साइड हसल में नहीं बदल सकते, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने ऑप्शंस को इस हिसाब से फिल्टर करें कि आप क्या करना एंजॉय करते हैं और असल में उसे कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है ये तय करना कि कौन से स्किल्स के जरिए आप पैसे कमा सकते हैं। आपने पहले ही प्रॉफिट न देने वाले स्किल्स को हटा दिया है। अब समय है कि आप ये चुनें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस स्किल के जरिए कमाया जा सकता है। आपके पास अभी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करने से शुरुआत करें। अपने जॉब और एजुकेशन से आपको जो कुछ भी पता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल के लिए अकाउंटेंट अपने फुल टाइम जॉब के अलावा कंसल्टेंट सर्विस देने के बारे में सोच सकते हैं। अपने प्रोफेशनल या एजुकेशनल बैकग्राउंड से मिली स्किल्स का इस्तेमाल करना आपके साइड हसल की जर्नी को आसान बना देता है। चौथा स्टेप आपके साइड हसल को चालू करने के बारे में है। अपने चुने हुए स्किल्स की मदद से अपने साइड गिग बनाकर उन्हें एक्शन में बदलें। अपने स्किल्स को एक वैल्यू यानी कि रेट दें और दूसरों को बताएं कि आप कितने काबिल हैं। जैसे जैसे आपके कस्टमर का बेस बड़ा होता जाए वैसे वैसे आप अपने रेट को भी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि लिंडा एक सोशल वर्कर है। वो लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाती है और उसे अनजान लोगों से बात करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लिंडा ने अपने साइड हसल को शुरू करने के लिए इस एबिलिटी का इस्तेमाल किया। उसने एडल्ट डे केयर की क्लाइंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ऑफर की। अपने स्पेशल स्किल्स की वजह से लिंडा आम ड्राइवर से ज़्यादा पैसे कमा रही थी। आगे चलकर लिंडा ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। वो अपने स्किल्स में स्पेशलिस्ट हो चुकी थी और कॉम्पिटिटिव रेट ऑफर करती थी। अगर आपको पता होगा कि अपनी काबिलियत के जरिए पैसे कैसे कमाना है तो आपके इनकम का पोटेंशियल कभी खत्म नहीं होगा। कभी भी अपने आप को कम न समझें और आपके पास अभी जो भी स्किल्स है उसे मास्टर करते रहें। नेक्स्ट चैप्टर है इन्वेस्ट लाइक एन इनसाइडर। अब जब आपने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिया है तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए दो मेन गोल होते हैं। वो या तो अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर पैसे जमा करने के लिए। रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने में लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना शामिल है। वहीं पैसे जमा करने के लिए शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट और टाइमलाइन को जानना ही इसे करने का तरीका है। पैसे लगाने से पहले हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करें। पहली बार इन्वेस्ट करने वालों के पास भी सक्सेसफुली इन्वेस्टिंग करने का चांस होता है। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 से 7 स्टेप्स में सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने में 4 स्टेप्स शामिल है। वहीं पैसे जमा करने के लिए इन्वेस्ट करने में 7 स्टेप्स हैं। अभी उन्हें समझने की अपनी ज़िंदगी में इन्हें कैसे अप्लाई करना है। चलिए पहले रिटायरमेंट के लिए की जाने वाली इन्वेस्टिंग का फोकस करते हैं।
पहला स्टेप ये जानना है कि आप अपने रिटायरमेंट फंड में कितने पैसे चाहेंगे। बड़े गोल्स के लिए आपको ज़्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट करने होंगे जो ज़्यादा रिटर्न देते हैं। आपके रिटायरमेंट का फंड कम से कम 25 साल के खर्चों के बराबर होना चाहिए। कैलकुलेट करें कि आप हर साल कितना खर्च करते हैं और उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा स्टेप है एक सुटेबल इन्वेस्टमेंट चुनना। यूएस में रिटायरमेंट फंड को 401k कहा जाता है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप अपने इनकम का एक हिस्सा उसमें डाल सकते हैं और आपके रिटायरमेंट के बाद ही वो आपको मिलेगा। जो पैसे आप हर साल निकालते हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की भी पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 401k में $400 लगाएंगे तो उसमें आपके मैनेजमेंट से भी $400 लग जाएंगे। ऐसे आप हर महीने $800 बचा पाएंगे। ये तभी मुमकिन होता है जब आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसमें 401 का ऑप्शन हो। चौथा स्टेप आपके इन्वेस्टमेंट के मिक्स पर फोकस करता है। आप चुन सकते हैं कि आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे या फिर दोनों में इन्वेस्ट करेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट मिक्स आपकी उम्र, इनकम और रिस्क को सह पाने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वहीं कम रिस्क लेने वाले बॉन्ड को चुनते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है दोनों में इन्वेस्ट करना। रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करने में आखिरी स्टेप है अपने रिटायरमेंट फंड के लिए पेमेंट को ऑटोमेटिक कर देना। अपने ऑनलाइन बैंकिंग फीचर्स का इस्तेमाल करें और हर महीने रिटायरमेंट के लिए लगाए जाने वाले पैसे को सिक्योर करें। चलिए अब पैसे जमा करने के बारे में बात करते हैं। जब आप ज़्यादा पैसे जमा करना चाहते हैं तब इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। जब बात अपने पैसों को बचाने की आती है तो बढ़ती हुई महंगाई आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इन्वेस्टिंग आपको अपने पैसों को बढ़ाने में और साथ ही महंगाई से लड़ने में मदद करती है। पहला स्टेप है ये पता करना कि आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या आपका बजट सही है? क्या आपके पास काफ़ी सेविंग्स है और क्या आपने अभी सभी डेट चुका दिए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो पहले पैसे कमाने और जितना ज़रूरी है उतनी सेविंग्स करने पर फोकस करें। दूसरा स्टेप है अपने इन्वेस्टमेंट के गोल्स को पहचानना। आप कितना अचीव करना चाहते हैं? क्या आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं या कम समय के लिए? इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सवालों के जवाब देना जरूरी है। तीसरे से लेकर पांचवा स्टेप ये जानने के बारे में है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्या आप रिस्क लेने वाले इंसान हैं या रिस्क से बचकर रहने वाले? आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करना चाहते हैं? आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं? आपको यह तय करना होगा कि आप खुद इन्वेस्ट करेंगे या किसी ब्रोकर को हायर करेंगे। कुछ लोग दूसरों से अपना काम करवाना चाहते हैं, वहीं दूसरे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को अपने हाथों से संभालना चाहते हैं। इस बात को तय करें कि आपके लिए क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है। छठा स्टेप है इन्वेस्टिंग। ये वो पार्ट है जहां आपने पहले बताए गए स्टेप्स में चुना है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग करने से ज़्यादा मेहनत इसके लिए तैयारी करने में लगती है। अब आपको बस इतना करना है कि अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें और उन्हें रेगुलरली मॉनिटर करें। आखिरी स्टेप है अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक करना, ठीक वैसे ही जैसे हमने दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट समय बचाने में और कम से कम गलती करने में मदद करता है। मार्केट में होने वाले शोर को नज़रअंदाज करें और मार्केटिंग की न्यूज़ का खुद पर असर न पड़ने दें। मीडिया में हमेशा कुछ न कुछ नया आता जाता रहेगा, इसका असर अपने इन्वेस्टमेंट पर ना होने दें। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है पिक योर मनी टीम। जब आपके आसपास सेम गोल वाले लोग होते हैं तो फाइनेंशियल सक्सेस पाना ज़्यादा आसान हो जाता है। इन लोगों को आपकी मनी टीम कहा जा सकता है। ये फाइनेंशियल होलनेस को पाने के लिए आपके सपोर्ट ग्रुप की तरह होते हैं। आपके मनी टीम में ऐसे लोग शामिल होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हो और आपकी कद्र करते हो। कुछ आपके करीबी लोग होते हैं, वहीं दूसरे आपके हायर किए हुए प्रोफेशनल्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोग आपकी मनी टीम में शामिल होने चाहिए। आपको सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जो आपके गोल को पाने के लिए ज़रूरी है।
अगर आप फाइनेंशियल होलनेस को पाने को लेकर सीरियस हैं तो आपको कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत है। ये आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, CFP, CPA, स्टेट प्लानिंग लॉयर, इंश्योरेंस एजेंट होना चाहिए। पहला इंसान जिसकी आपको ज़रूरत होती है वो है आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये ऐसा इंसान होता है जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के रास्ते पर चलने में मदद करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे इंसान को चुनें जो आपको सपोर्ट करता हो और आपको जज न करता हो। सही पार्टनर आपकी तरह अपने गोल पर ध्यान देता है और उसके वर्क एथिक अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके जीवन साथी या आपका बेस्ट फ्रेंड आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकता है। अगला, आपको एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या CFP को ढूंढना होगा। ये वो लोग होंगे जो आपकी मनी टीम को लीड करेंगे। इनके पास फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है और उन्हें पता होता है कि इस फील्ड में कैसे खेलना है। किसी प्रोफेशनल की मदद लेने में शर्म ना करें। आपके फाइनेंशियल होलनेस के लिए गाइड करना उनका काम है। तीसरा इंसान जिसकी आपको ज़रूरत है वो है एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट या CPA। ये आपके टैक्स के बोझ को कम करने के लिए और चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके कंसल्टेंट होते हैं। किसी ऐसे प्रोफेशनल को चुनें जो आपके बिजनेस की फील्ड में स्पेशलिस्ट करता हो। उनकी सर्विस और फीस के बारे में भी पता करें। चौथा, अपनी वसीयत, हेल्थ केयर के लिए इंस्ट्रक्शंस और ट्रस्ट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक स्टेट प्लानिंग लॉयर ढूंढें। ये लॉयर इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपके करीबी लोगों का और आपके हित का ध्यान रखा जाए। आपकी सभी ज़रूरतों पर ध्यान देने की उनकी एबिलिटी को परखें और ध्यान में रखें कि उनके पास आपके काम की फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उनकी फीस और उनके काम की ईमानदारी को सपोर्ट करने वाली किसी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में उसी समय ही पूछ लें। आखिरी इंसान जो आपकी मनी टीम में होना चाहिए वो है एक इंश्योरेंस एजेंट। ये लोग आपकी ज़रूरतों के लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढने और सिक्योर करने में आपकी मदद करेंगे। अपने पैसों के लिए जिन पॉलिसीज और कवरेज की आपको ज़रूरत पड़ सकती है उनके बारे में इंश्योरेंस एजेंट ज़्यादा जानते हैं। इंश्योरेंस से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम के लिए उनकी बात सुने। और अब हम उस मोड़ पर हैं जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जो भी लर्निंग पिछले चैप्टर्स में पढ़ी उनके की पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल होलनेस और उसे पाने के लिए जो माइंडसेट चाहिए उसके बारे में जानना। दूसरा, आपने सेविंग्स करने के बारे में जाना। ये आपके फाइनेंशियल सपनों को जंप स्टार्ट करने में और फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने में मदद करता है। चौथा, आपने जाना कि कर्जे के बोझ से कैसे आज़ाद होना है। अपने सभी डेट और उनकी ड्यू डेट की लिस्ट बनाएं। फिर स्नोबॉल और एवलांच मेथड में से किसी एक को चुनें। पांचवा, आपने अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीकों के बारे में जाना। या तो आप अपने अभी के इनकम को बढ़ा सकते हैं या फिर कोई साइड हसल ढूंढ सकते हैं। अपने स्किल्स को पहचानें और उन्हें इम्प्रूव करें। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। छठा, आपने जाना कि इन्वेस्ट कैसे करना है। आप अपनी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बॉन्ड, स्टॉक्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट के स्टाइल को तय करें और एक्सपर्ट से और भी चीज़ें सीखें। आखिर में आपने एक मनी टीम होने के बारे में जाना। आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, CFPA, स्टेट प्लानिंग लॉयर और इंश्योरेंस एजेंट आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे। ये स्टेप्स फाइनेंस को एक मज़ेदार सफ़र बनाने के साथ साथ ज़्यादा पैसे जमा करने के लिए एक रोड मैप की तरह है। अब आप अपने कॉम्प्लेक्स फाइनेंस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और आप जानते हैं कि अपने फाइनेंशियल उलझनों में आप अकेले नहीं हैं। इस समरी से आपने जो कुछ भी सीखा है उससे अब पैसों से डील करना आपके लिए कम कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें क्योंकि आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर जाने वाला रास्ता अब पहले से ज़्यादा साफ और रोशन हो गया है। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करते हैं कि अपनी फाइनेंशियल होलनेस को पाने की क्लैरिटी अब आपके माइंड में है। नहीं तो इस समरी को बार बार सुनिएगा और हर कंसेप्ट को अच्छे से और क्लियर कीजिएगा। बहरहाल इस समरी में से कौन से पॉइंट्स को आपने नोट किया जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आपको याद भी रह गया, कमेंट सेक्शन में लिख कर के बताइए।
फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।